नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले जिला कठुआ से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर नदी नाले लगातार उफान पर देखे जा रहे हैं। जिला कठुआ में बारिश और बाढ़ से नदी नाले अभी भी उफान पर हैं। उच्च सहार खड्ड और तनहा में लोगों को यहां बेहद नुकसान पहुंचा है और बनी और सेवा दरिया भी अपने तेवर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और बिलावर में भूस्खलन ने बढ़ाई है लोगों की दिक्कतें, यानी मुकम्मल तरीके से आप देखिए मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनी जारी की गई थी कि 19 से 21 तक यहां पर लगातार बर्फबारी का सिलसिला पहाड़ी क्षेत्रों में और साथ ही साथ बारिश का सिलसिला यहां पर देखने को मिल सकता है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आप देखिए, जिला कठुआ में बारिश और बाढ़ से नदी नाले उफान पर देखे जा रहे हैं, जिसमें उच्च दरिया, सहार खड्ड और तरनहा यहां पूरी तरह से अपने तेवर दिखाता हुआ नजर आ रहा है और लोगों को इससे बेहद नुकसान पहुंचा है। बनी और सेवा दरिया में भी लगातार पानी का बहाव तेज होता हुआ नजर आया और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि लगातार यहां पर दरिया जो है वो अपने तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बिलावर में भूस्खलन की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी हैं और कल की तस्वीरें अगर आपको दिखाई जाए तो काफी तरीके से एयरफोर्स की तरफ से यहां पर कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया था, जो लोग यहां नदी नालों के खिलाफ पूरी तरह से यहां पर उनके एक किनारे पर फंसते हुए नजर आए थे। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट आप देखिए, जिला कठुआ से बारिश और बाढ़ की वजह से काफी तबाही जो है वो देखने को मिल रही है। बाढ़ की वजह से भी काफी तबाही जो है वो हर एक जिले के अंदर देखने को मिली है और बिलावर में भूस्खलन ने अब लोगों की दिक्कतें यहां पर और बढ़ा दी हैं। सरबजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरबजीत, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, कठुआ के पहाड़ी जिलों में लगातार जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियां और नाले उफान पर हैं। तस्वीरें भी आपने साफ तौर पर देखी होगी कि बनी में भी कुछ लोग जो हैं वो सेवा दरिया में फंस चुके थे, जिनको पुलिस की मदद से वहां से रेस्क्यू किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो उच्च दरिया का लगातार जो उफान पर है, लेकिन अब बारिश रुक जाने की वजह से कहीं ना कहीं उसका जो बहाव है वो खतरे के निशान से नीचे आ चुका है। लेकिन जिस तरह से कल 7 लोग उच्च दरिया में फंस चुके थे, जिनको इंडियन एयरफोर्स की मदद से, एसडीआरएफ की मदद से वहां पर निकाला गया है, तो लगातार जिस तरह से बारिश कठुआ जिला में जारी है, पूरा जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो चुका है। इसके अलावा बिलावर की अगर बात करें तो बिलावर के ऊपरी इलाकों में भी भूस्खलन से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा अगर बात करें तो सहार खड्ड का जो लेवल है वो भी कल जो है खतरे के निशान से ऊपर चला गया था, लेकिन अब बारिश थम जाने की वजह से वो भी शांत हो चुका है। इसके अलावा रावी किनारे जो कड़ों की खड्ड है वहां भी पानी का जो बहाव था काफी ज्यादा तेज हो चुका था। तो कुल मिलाकर ये देखें कि कठुआ में जिस तरह से लगातार बारिश का सिलसिला जारी था, नदियां और नाले जो हैं वो उफान पर थे। तरनाह की अगर बात करें तो तरनाह आपकी ताजा अपडेट अगर सरबजीत जानना चाहें तो इस वक्त कौन कौन सी नदी और नाले उफान पर नजर आ रहे हैं या फिर खतरे के निशान से नीचे चल रहे हैं? जी, अब जिस तरह से कल से बारिश का जो सिलसिला है तो थोड़ा कम हुआ है। बारिश जो है ऊपर इलाके जो है उनमें बारिश थोड़ी कम हुई है। ऐसे में अब जितनी भी नदियां और नाले हैं वो खतरे के निशान से नीचे आ चुके हैं, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ घंटों में फिर से बारिश की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में अगर बारिश होगी तो एक बार फिर से नदियां नाले जो है वो उफान पर जा सकते हैं। वहीं जो उच्च दरिया है उसके किनारे जो घाटी का इलाका है, जो जंग गांव है, वहां पे लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। 10 ऐसे घर हैं जिनके बिल्कुल पानी जो है उच्च दरिया का पानी जिनके घरों के करीब पहुंच चुका है, जिनकी फसल नुकसान हुई है। उन लोगों ने पलायन करके एक सुरक्षित स्थानों पर जो है वो शरण ले ली है ताकि वो लोग इस बाढ़ से बच सकें। तो अभी भी प्रशासन की ओर से लोगों को यही चेताया जा रहा है कि नदियों और नालों के पास मत जाएं। कल भी प्रशासन ने लोगों को एक बार फिर से आह्वान किया है कि जिस तरह से लगातार बरसात का मौसम जारी है और पहले से ही अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, ऐसे में प्रशासन की जो जितनी भी गाइडलाइंस है उनका पालन करना अनिवार्य है। यहाँ पर चेतावनी जारी करने के बावजूद भी, अलर्ट जारी करने के बावजूद भी देखा गया कि कल एयरफोर्स की तरफ से रेस्क्यू किया गया कुछ लोगों को। क्या लगता है कि आम लोगों को कितनी समझदारी दिखाने की जरूरत है? क्योंकि अगर बार बार प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि नदी नालों और दरिया की तरफ आपको नहीं जाना है, उसके बावजूद भी अगर लोग चाहते हैं तो कहीं ना कहीं चूक की जा रही है। जी बिल्कुल, ये आम लोगों की चूक है, क्योंकि लगातार प्रशासन, लगातार मीडिया, लगातार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों को आह्वान किया जा रहा है कि जिस तरह से तेज बारिश की जो है पहले से ही प्रेडिक्शन थी, ऐसे में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी कल कुछ खानाबदोश लोग जो हैं वो दरिया के बीच में चले गए हैं। हालांकि उनके माल मवेशी जो है वो दरिया के बीच फंसे हुए थे, उनको निकालने के लिए ये लोग गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये समझदारी बात तो नहीं है। एक नासमझी की बात है, खुद भी अपनी जान को आप जोखिम में डालकर
दरिया के बीच जो तेज पानी का बहाव है उसके बीच में चले जाते हो, उसके बाद प्रशासन को बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। और बिलावर में जो भूस्खलन हुआ है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी, बिलावर की अगर बात करें तो आज की तस्वीरें जो है बिलावर जो सब डिवीजन है वहां से सामने आई हैं, किस प्रकार से वहां से भूस्खलन में कुछ जो मकान है उनको क्षति पहुंची है। आपको ये बता दें कि कुछ लोग घायल भी इसमें हुए हैं, हालांकि अभी तक वो जो है उनका उपचार जो है वो हो चुका है और वो अभी तक पूरी तरह स्वस्थ है, लेकिन मकानों को काफी ज्यादा नुकसान जो है वो बिलावर इलाके में देखा गया है, क्योंकि लगातार जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से यहाँ पर भूस्खलन हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो कई मार्ग ऐसे हैं जो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, जिनको खोलने का प्रयास जो है प्रशासन की ओर से जारी है। कौन कौन से वो मार्ग हैं जो बंद हो चुके हैं? जी बिल्कुल, अगर बड़े मार्गों की अगर बात करें तो बिलावर के कई इलाके हैं जो वो उसमें मार्ग बंद हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो बनी बसोली मार्ग है जो कुछ हद तक बंद हुआ था, जिसको खोलने का प्रयास जो है के अधिकारी जो है सब डिवीजन बनी के जो अधिकारी हैं उनके कहने पर जल्द से जल्द खोला जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये देखें कि अब जिस तरह से लगातार 3 दिन से बारिश का सिलसिला जारी था, आज मौसम थोड़ा बढ़ चुका है, लेकिन फिर से प्रेडिक्शन यही है कि आज शाम से फिर से एक बार बरसात जो है वो शुरू हो सकती है। ऐसे में बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सरबजीत हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से नदी नाले यहाँ पर पहले उफान पर देखे जा रहे थे, लेकिन अब खतरे के निशान से नीचे चल रहे हैं, लेकिन अगले 24 घंटे में और बारिश होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। इस सारी जानकारी सरबजीत की तरफ से दी जा रही है। और साथ ही आपको बताते चले कि बिलावर में भूस्खलन की वजह से कई रास्तों को बंद कर दिया गया है। वो कमल तरीके से प्रशासन जो है वो इसे खोलने के लिए कवायद में जुटा हुआ है। आगे बढ़ जाएंगे, जिला सांबा आपको लिए चलते हैं, क्योंकि आज सांबा से ऐसी खबर देखने को मिली है जो राहत भरी खबर यहां पर सुनने को आ रही है। और जम्मू सूबे के सांबा जिले का नाम एक और पूरी तरह से उपलब्धि के लिए गिना जा रहा है। और सांबा में 45 से ज्यादा आयु वर्ग के 100% लोगों की वैक्सीनेशन हुई है। और जिले के 3 गांव में 18 से 44 आयु वर्ग की भी 100% वैक्सीनेशन हो गई है। और सीमावर्ती मंगूचक, डोलिया और कुलिया गांव में युवाओं ने यहां पर अपना जज्बा दिखाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले जो वैक्सीनेशन के हवाले से देखने को मिल रही है जिला सांबा के अंदर। आप देखिए 100% वैक्सीन किस तरह से यहां पर करवाई गई है लोगों को। एक बड़ी उपलब्धि जिला सांबा के नाम यहां मिलती हुई नजर आ रही है। और जिला सांबा में 45 से ज्यादा आयु वर्ग के जो लोग हैं उनमें भी यहां 100% वैक्सीनेशन हो चुकी है। और जिले के 3 गांव की अगर बात करें तो 18 से 44 आयु वर्ग के जो लोग हैं उन्हें भी 100% वैक्सीनेशन की जो डोजेज हैं वो दी जा चुकी है। तो सीमावर्ती इलाका यानी मंगूचक, डोलिया और कुलिया गांव में भी युवाओं ने अपना जज्बा दिखाया है। किस तरह से अपना जज्बा दिखाया है इस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त आप देखिए बड़ी बात जो है वो वैक्सीनेशन के हवाले से देखने को मिल रही है, जहां पर 100% वैक्सीनेशन डोजेज यहां लोगों को दे दी गई हैं। इसी पर बातचीत के लिए हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया जुड़ चुके हैं। ऋषि, एक बहुत ही अच्छी खबर और राहत भरी खबर जो है वो देखने को मिल रही है। 100% वैक्सीनेशन की डोजेज आम लोगों तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि युवाओं के अंदर जो जज्बा देखने को मिला है किस तरह से काम किया गया युवाओं की तरफ से? देखिए, आपको लगातार ये आप पिछले दिनों में बताते आ रहे थे कि जो 18 से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीनेशन लगनी है वो नहीं लग पा रही थी, लेकिन अगर बात करें 45 साल के ऊपर के लोगों को तो लगातार उनको वैक्सीनेट किया जा रहा था। और हर वर्ग के व्यक्ति को वैक्सीनेट किया गया, खासतौर पर डोर स्टेप पर जाकर, और दूर दराज के इलाकों में जाकर भी वैक्सीनेट किया गया। जो डिसेबल पर्सन थे उनको भी वैक्सीनेट किया गया घरों पर जाकर। तो एक ही लक्ष्य लेकर चल रहा था जिला प्रशासन सांबा की, हर एक व्यक्ति को वैक्सीनेट करना है। और उसी को लेकर ये तमाम जितने भी आंकड़े सामने आते गए लगातार हम आपको अपडेट करते रहे। और जब फाइनली ये पूरा आंकड़ा कवर हो गया तो 100% का एक टैग जो प्रशासन ने जारी कर दिया कि हमने 100% 45 साल के ऊपर के लोगों को हमने वैक्सीनेट कर दिया है। अब उसके बाद दूसरा चैलेंज ये था कि वैक्सीनेशन की लगातार कमी देखी जा रही थी, लेकिन उस कमी में लगातार प्रशासन ने संज्ञान भी लिया। हम भी लगातार इन बातों को ऊपर लेकर जा रहे थे कि हायर अथॉरिटी आखिर क्यों संज्ञान नहीं ले रही, क्यों वैक्सीनेशन प्रोवाइड नहीं की जा रही। लेकिन जब फाइनली वैक्सीनेशन यहां पर आ जाती है तो पहले दिन से ही जिला प्रशासन सांबा ने ये एक लक्ष्य साध लिया था कि 18 से 44 साल तक के लोगों को भी पूरी तरह से वैक्सीनेट करना है। और इसमें अब धीरे धीरे जिस तरह से आंकड़ों में सुधार आ रहा है, आंकड़ों में लेकर अगर बात करें तो लगातार नए आंकड़े सामने आते हैं, जिसमें 3 विलेज ऐसे हैं जिला सांबा के, यहां पर 100% 18 से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया है। 45 साल की कैटेगरी तो ऑलरेडी कवर है, जिसमें मंगूचक इलाका आता है, कुलिया इलाका आता है और डोलिया इलाका आता है। ये 3 ऐसे इलाके हैं यहां पर अब पूरी तरह से लोगों को, युवाओं को वैक्सीनेट कर दिया गया है। तो पहले दिन से युवाओं का यही एक मकसद था कि हमने अपने आप को वैक्सीनेट करवाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार बार बार ये अपडेट कर रहे थे
कि अगर इस कोविड से बचना है तो वैक्सीनेशन कितनी जरूरी है। ऋषि, ये बताइए कि युवाओं की तरफ से कोई जागरूक किया गया है लोगों को कि वैक्सीनेशन लगवाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं कतराते हुए भी लोग नजर आ रहे थे वैक्सीनेशन से। देखिए, सोशल मीडिया पर कई सारे मैसेजेस वायरल हो रहे थे, उसमें वैक्सीनेशन को लेकर तरह तरह के सवाल जो वो उठते आ रहे थे, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने ये पूरा हर एक चीज को अपडेट किया कि वैक्सीनेशन किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम की स्थिति बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लगातार युवाओं में एक ये उत्सुकता थी कि हमने अपने आप को वैक्सीनेट करना है, हमें कोविड की इस महामारी से बचना है। तो लगातार आप देख रहे हैं कि लगातार युवाओं की बात करें तो लंबी लंबी कतारों में देखने को मिलते हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर, और हर एक जो युवा है वो चाहता है कि वैक्सीनेट हो जाए। और यहां तक कि कई ऐसे युवा भी हमें देखने को मिले जो वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच जाते थे, लेकिन 100 का स्लॉट जो दिन में अवेलेबल होता था आपको, और 100 से ज्यादा वैक्सीनेशन आपको नहीं लगती थी, लेकिन युवा चाहते थे कि कोई ऐसा स्पेशल स्लॉट बनाया जाए जिससे जो 100 का स्लॉट है उसे बढ़ाकर ज्यादा कर दिया जाए, ताकि युवा जो है वो हर एक वर्ग का वैक्सीनेट हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं जो आपके अंदर उत्सुकता थी, जो आपके अंदर एक बूस्टअप लेवल था, वो अब देखने को मिल रहा है कि लगातार यहाँ पर वैक्सीनेशन प्रोसेस 3 गांव में तो 18 से 44 तक के लिए 100% वैक्सीनेशन हो गई है, लेकिन बाकी सारे गांव में कब तक होगी? देखिए, जिस तरह से, जिस स्पीड से ये 3 गांव कवर हुए हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर पूरी तरह से वैक्सीनेट किया जाएगा। और खासतौर पर युवा श्रेणी में कुछ ऐसे भी आते हैं, युवा जो डिसेबल होंगे या स्पेशली एबल्ड होंगे, इस तरह के जो युवा होंगे जो कई ऐसे अस्पतालों में रुक नहीं कर सकते, तो प्रशासन ने ये भी इसमें क्लियर किया है कि एक बार फिर से वही उसी तरह से मुहिम चलाएंगे जो 18 से माफ कीजिए, जो 45 साल के ऊपर के लोगों को दिया गया था, घर घर जाकर जो वो वैक्सीनेट किया जाएगा। तो इसलिए गांव कुछ ऐसे हैं जो दूर दराज इलाके हैं, जिनकी रोड कनेक्टिविटी नहीं है, जिनका कोई संपर्क नहीं है शहरों के साथ, वहां पर भी जाकर वैक्सीनेट किया जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर ये प्रोसेस इसी स्पीड से चलता रहा तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर सांबा जिला एक बार फिर से नंबर 1 जिला हो जाएगा। जिस तरह से 45 साल की कैटेगरी में सांबा जिला सबसे पहले आया था कि 100% वैक्सीनेट हुआ था, और 18 से 44 साल की कैटेगरी में भी मुझे लगता है कि सांबा जिला जल्द ही नंबर 1 पर आएगा और हर एक जो व्यक्ति है वो वैक्सीनेट हो जाएगा। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से सांबा जिला अव्वल नंबर पर आता हुआ नजर आ रहा है वैक्सीनेशन के हवाले से भी। और इससे पहले अगर कोविड की बात करें तो उस वक्त भी सबसे पहला जिला सांबा ही बना था जब कोविड फ्री यहां पर यह हुआ था। लेकिन अब देखना यह होगा कि जो बाकी के गांव बच गए हैं वहां पर कब तक वैक्सीनेशन होगी। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको श्रीनगर लिए चलते हैं। लगातार आप देखिए ईद किस तरह से यहां पर बनाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि ईद के त्योहार की खुशियों पर फिर से कोरोना का काला साया पड़ता हुआ नजर आया है और जम्मू कश्मीर में सादगी के साथ ईद का त्योहार मनाया गया। और कश्मीर में पाबंदियों के चलते मस्जिदों में भीड़ नहीं उमड़ पाई है और लोगों ने घरों से इबादत कर महामारी के साथ यहां पर पूरी तरह से ईद मनाने का फैसला लिया है और महामारी से निजात दिलाने की भी दुआएं मांगी है। यानी इस वक्त आप देखिए बड़ी अपडेट लगातार श्रीनगर से देखने को मिल रही है, जहां पर ईद का त्योहार आज बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना काल का काला साया ईद पर आज पड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि मस्जिदों का रुख यहां पर लोग नहीं कर पाए हैं। और जम्मू कश्मीर में भी सादगी के साथ ईद का त्योहार मनाया गया है और कश्मीर में पाबंदियों के चलते मस्जिदों में भीड़ नहीं उमड़ पाई है और घरों से ही लोगों ने इबादत की है और महामारी से निजात दिलाने के लिए भी दुआएं मांगी गई हैं। साफ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से ईदगाह के बाहर की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है। लगातार सड़कों पर वीरानी छाई हुई है, लोग अपने घरों के अंदर मौजूद हैं। एक तरफ मौसम ने तेवर बदले हुए हैं, लेकिन उसके साथ ही ईद का पावन मौका था और आज लोगों ने अपने घरों से ही ईद की नमाज अदा की है। और साथ ही साथ ये भी देखिए कि कोरोना काल का किस तरह से काला साया जो है वो ईद पर पड़ता हुआ नजर आया है, लेकिन उसके बीच में भी सादगी के साथ आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। और कश्मीर में पाबंदियों के चलते लगातार मस्जिदों में ईद की नमाज नहीं पढ़ी गई है, यानी अगर जो लोग पहुंचे भी थे एसओपीज का पालन करते हुए और साथ ही साथ इक्का दुक्का लोग जो है वो मस्जिदों के अंदर पहुंचे। तो इसी पर अपडेट के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है और ज्यादा तरीके से हर कोई ये समझ रहा है कि अब त्योहार को किस तरह से मनाना है, आज किस तरह से त्योहार को मनाया गया? अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में खासकर कश्मीर प्रोविंस के मुतअद्दिद मकामात से जो खबरें आ रही है उसमें आपकी बार कुर्बानियों के लिए जो जानवर लाए गए थे उनकी बिक्री जो है बहुत कम तादाद में हुई और 4 लाख के करीब जानवर बिका करते थे, लेकिन कोटदारों के मुताबिक आपकी बार जो बड़ी तादाद जानवरों की बिक्री चाहे कि नहीं बिक सकी कोविड-19 और इक़्तिसादी तौर पर जो जम्मू कश्मीर के इस वक्त हालात हैं
और कहीं ना कहीं 40 से 45% ही जानवर बिक सके। इसी बीच में तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आसार शरीफ दरगाह हजरतबल में आज नमाज ईद कोविड-19 की वजह से अदा नहीं हो पाई। इसी तरह से ईदगाह श्रीनगर में भी नमाज ईद इज्तिमाई तौर पर अदा नहीं हो सकी, ताहम मोहल्ला मस्जिदों और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में अलग अलग तौर पर सुबह सुबह ही नमाज अदा की गई। बाजारों में आज चूंकि गहमा गहमी का जो आलम था वो कल तक खत्म हुआ, और इसी बीच में जो जम्मू कश्मीर बैंक का एम-पे एप्लीकेशन है उसके न चलने की वजह से बहुत सारी मुसीबतों का लोगों को शिकार होना पड़ा, और जिसके बाद जम्मू कश्मीर बैंक के 3 लोगों की नाराजगी भी देखी गई कि इस मौके पर, त्योहार के मौके पर इस तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशन को सस्पेंड करना इस तरह का इंसाफ है, और ग्राहक ने जबरदस्त इस पर एहतजाज भी किया है। लेकिन इसी बीच में मौसम ने भी रखना डाला और हल्की बूंदाबांदी इस वक्त भी शहर और सदर जिला मकामात पे जारी है, और आम लोग जो पार्क, गार्डन और बच्चे वगैरह बाहर आया करते थे उन पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद है। और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने आज खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने जो ईद पैगाम है उसके साफ तौर पर कहा कि मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। ईद एक त्योहार है, एक दिन का है, और सुन्नत इब्राहिम की कुर्बानी के फैसलाब होने के बाद और तजम्मुल अगर ग्राउंड की बात करें तो एसओपीज का कितना पालन किया गया, क्योंकि ईद की नमाज तो आज अदा नहीं हो पाई है, लोगों ने अपने घरों से ही नमाज अदा की है। देखिए, घरों में भी अदा की गई, और मरकजी जामिया मस्जिद ईदगाह जो है वहां पर थोड़ा सा सिक्योरिटी फोर्सेस ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही वहां पर कहा था कि इज्तिमाई तौर पर जमा होने की सूरत में परेशानी का आलम हो सकता है, लेकिन अलग अलग तौर पर मोहल्ला मस्जिदों में नमाज ईद अदा हो पाई। लेकिन एसओपीज की जब तक बात करें तो एसओपीज का खास ख्याल रखा गया था, और लोग खुद ही काउंसलिंग कर रहे थे एक दूसरे को कि कहीं ना कहीं हमें समाजी दूरियों का भी खास ख्याल रखना होगा, और ईद की उस खुशियों में कहीं परेशानियों का शिकार न होना पड़ेगा। लेकिन आशा, आपको याद है कि कल तक जो बाजार का आलम था, जो मास्क के बगैर बड़ी जबरदस्त खरीदारी हो रही थी, खरीदो फरोख्त हो रही थी, चाहे आप कुर्बानी के लिए जानवर खरीद रहे हो तो बहुत कम लोगों पे मास्क का इस्तेमाल होता था। मार्केट में आपने बैकर्स के पास जाना हो, आपने रेडीमेड गारमेंट्स के पास जाना हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाना हो, तो बहुत ज्यादा ख्याल नहीं रखा गया, और कहीं ना कहीं इसके नतायज आने वाले दिनों में, क्योंकि कल रात में 100 से ज्यादा पॉजिटिव केस आने के साथ साथ 6 अफराद एक बार के लोग में अजल हुए, जिसके बाद हमें कुर्बानी के इस मौके पर, ईद के इस मौके पर हमें थोड़ा सा और एहतियात करना होगा और एक दूसरे को हौसला बढ़ाना होगा ताकि ईद की इस खुशियों में अच्छे से शामिल हुआ जा सके। तो जमल, ये तो खबर को लेकर बात थी। अब ये बताइए कि जिस तरह से आपसी तालमेल को बढ़ाते हुए, आपसी भाईचारे को बढ़ाते हुए ईद का त्योहार मनाया जाता है, एक दूसरे के घर जाकर ईदी दी जाती है और साथ ही साथ मुबारकबाद भी दी जाती है, अभी तक कितने घरों के साथ मुलाकात हुई है, कितने लोगों के साथ मुलाकात हुई है, या फिर एसओपीज का पालन आप भी कर रहे हैं? देखिए, अभी तक चूंकि जिस वक्त आप स्टूडियो में है मैं भी दफ्तर जाने लगा हूं, और मेरा भी आज पूरा दिन और ड्यूटी में ही गुजरेगा, और कुछ देर बाद 4 बजे 6 बजे के बुलेटिन वगैरह हैं। लेकिन जितना हो सका, क्योंकि पहले ही आदेश थे कि जितना कम हो सके लोगों से मिला जाए और जितना हो सके दूरी इख्तियार की जाए, लेकिन टेलीफोन हमारे पास है और ईद पैगामात और लगातार जो मैसेज वगैरह हैं उनको रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। और जिस वक्त आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो लगातार जम्मू कश्मीर के जो सीनियर लीडरान हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर और बाकी लीडर, उनने लगातार जो ईद पैगामात भेजे हैं, ईद पैगाम में कोविड-19 का पालन करने की सख्त उन्होंने हिदायत जारी किया और गुजारिश भी की है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और ईद मुबारक भी आपको। फिलहाल आपने देखा कि तजम्मुल हमारे साथ जुड़े हुए थे और जो बता रहे हैं कि किस तरह से आज ईद का त्योहार जो है वो मनाया गया है, एसओपीज का पालन करते हुए त्योहार यहां पर मनाया गया, लेकिन मुकम्मल तरीके से लोगों ने घर से ही ईद की नमाज यहां अदा की है। और सबसे बड़ी बात यहां यह है कि दुआएं मांगी जा रही है अपने घरों के अंदर से कि इस महामारी से जल्द निजात मिल पाए, लेकिन पाबंदियों के बीच में ही आप देखिए किस तरह से खुशी से आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी ओर जम्मू में भी प्रशासन की एसओपीज के चलते आज मस्जिदों में कुछ एक लोगों ने ही नमाज अदा की है, और जबकि ज्यादातर लोगों ने अपने अपने घरों से ही इबादत कर महामारी से जल्द निजात मिलने की दुआएं मांगी। तो जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में स्थित यहां मस्जिदों में लोगों ने एसओपीज का पालन करते हुए ये परंपरा निभाई और जम्मू कश्मीर के साथ साथ विश्व कल्याण की भी मन्नतें मांगी। साफ तस्वीरें आपके सामने अलग अलग जगहों से आपको दिखाई जा रहा है किस तरह से एसओपीज का पालन करते हुए आज
आज ईद यहां पर मनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि कम तादाद में ही लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं और ईद की नमाज अदा करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब यहां पहले ईद मनाई जाती थी, कोरोना काल से पहले, उस वक्त हुजूम की तादाद में लोगों को देखा जाता था। लेकिन आज आप देखिए कोरोना काल के काले साए के नीचे किस तरह से आज ईद का त्योहार मनाया गया। यहाँ पे दुआएं यही की गई हैं कि हमारा जो ये एक तो कोरोना का है, अल्लाह हमें इससे निजात दिलाए और हमारे मुल्क में पीस और शांति का पैगाम जो उनके लिए दुआएं की हैं, जो बीमार हैं उनके लिए दुआएं की हैं, यही चीज़ चल रही है। मेन तो इस वक्त यही कोरोना का है जो हमारा सारा ये चल रहा है। कुर्बानी हमें ये फ़र्ज़ है, हमें कुर्बानी हमारी जो रमज़ान ईद है उसके बाद ये 2 महीने के बाद ये कुर्बानी की ईद आती है हमारी। ये चाहता हूँ कि आज का जो मुबारक दिन है ये आम लोगों के ऊपर, जो गरीब लोग हैं उनको भी ये नसीब होना चाहिए। गरीब मुसलमान जो लोग कुर्बान करें और गरीबों को जो खुराक है, जो गोश्त है, ये बांटें। गरीब लोग भी महसूस करें कि आज हमारी ईद है और आज हमारी मस्जिद के अंदर पूरे मुल्क के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए दुआएं की गई। हमारे मुल्क के अंदर अमन और चैन रहना चाहिए। तमाम मुसलमान हिंदू भाई आपस में मिलकर रहें ताकि हमारे देश के कश्मीर की तरक्की। तमाम इंसानों को वो जिस भी मज़हब से, जिस मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, इस खुशी के मौके पर हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ गो हैं अल्लाह की ज़ात से कि जैसे ईद के दिन हम लोग खुश व खुर्रम नज़र आते हैं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के साथ मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, जैसे खुशी का इजहार इस मौके पर हम करते हैं, हम अल्लाह की ज़ात से दुआ गो है कि हमारे इस भाईचारे को भी अल्लाह पाक ऐसे ही कायम और दायम रखे और जो कोरोना की लहर चल रही है इसको भी ख़त्म फरमा दे। हम पहले की तरह बहुत राहत, सुकून, अमन और चैन के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाए। हमने ये दुआ की और आइंदा भी इसके लिए दुआ गो रहेंगे। आज के ईद के शुभ दिन पे, मुबारक दिन पे मैं सारे देशवासियों को, जम्मू कश्मीर वासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि हमारा जो आपसी भाईचारा इसी तरह हम मिलजुल के ये त्यौहार मनाते रहें और खुशी खुशी से हमारे देश में अमन और शांति बनी रहे। यही मेरा संदेश होगा। तो अगस्त महीने में देश भर में विश्वविद्यालय और कॉलेज खोलने के केंद्र सरकार के फैसले के स्टूडेंट्स के अलावा समाज के अन्य वर्गों ने जहां सराहना की, तो वहीं अपनी ओर से कुछ सुझाव भी सरकार के समक्ष रखे। पिछले साल बंद हुए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में रौनक लौटने का काउंटडाउन शुरू होने जा रहा है, जहां विद्यार्थी वर्ग में खुशी की लहर है और वहीं कोरोना और ना फैले, इसके लिए सरकार को कुछ और सुझाव जो है वो दिए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स व अन्य लोगों ने हर एक कैंपस में कोरोना से बचाव के पर्याप्त इंतजाम करने और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने की जरूरत पर भी बल दिया, ताकि विश्वविद्यालय और कॉलेज खुलने तक स्टूडेंट्स के साथ साथ स्टाफ भी वैक्सीनेट हो सके। 2 साल बाद कॉलेज खुलने जा रहे हैं, तो डिसीजन तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा जो ऑनलाइन मोड में नहीं सीखने को मिलता था, जो ऑफलाइन मोड में सीखने को मिलेगा। गवर्नमेंट को बस इसमें ध्यान रखना चाहिए कि इतना क्राउड में वैक्सीनेशन होनी चाहिए बच्चों की, सारों की, ताकि बच्चे चिंता मुक्त होकर कॉलेज आ सकें। सर देखिए, कहीं ना कहीं 1.5 साल बाद कॉलेज के बारे में सुनकर अच्छा तो लग रहा है, परंतु जिस प्रकार से पहले भी फर्स्ट वेव में जैसे चीज़ें धीरे धीरे खुलना शुरू हुई थी फर्स्ट वेव के बाद, और उसके बाद सेकंड वेव आ गई जो कि काफ़ी घातक भी साबित हुई, तो उसको देखते हुए सरकार को एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, विश्वविद्यालय प्रशासन को ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि सबसे पहले सरकार भी स्टूडेंट्स को सबसे पहले वैक्सीनेट करे और उसके बाद कॉलेजेस को खोले, जिस कारण से जो कि थर्ड वेव का खतरा है उसके लिए हम निश्चिंत होकर के कॉलेज कैंपसेस में जा सके और अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर सकें। जैसे भी हमने पिछले देखा कि ऑनलाइन स्ट्रक्चर में खासकर जम्मू कश्मीर में पढ़ाई पूर्ण रूप से संभव नहीं हो पा रही है, जिसके कारण छात्रों को बहुत समस्याएं हो रही हैं, चाहे ऑनलाइन एग्जाम हो, चाहे अन्य प्रकार की समस्याएं हो, चाहे वो ऑनलाइन एग्जाम के माध्यम से अपने पेपर यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने हो, या बहुत सारी समस्याएं जो कि छात्रों को हो रही हैं ऑनलाइन के माध्यम से। यदि सरकार ऑफलाइन मोड में आने की बात कर रही है, वो बहुत अच्छा डिसीजन है, परंतु उससे पहले पूरी तैयारी बहुत आवश्यक है जो कि सरकार को करनी चाहिए। धन्यवाद। देखिए, एक लंबे अरसे के बाद पिछले
2 सालों से जिस प्रकार से कोरोना का कहर रहा और आज जो है सरकार द्वारा यह निर्णय लिया जा रहा है, तो अभी सबसे पहले सरकार को चाहिए कि वो वैक्सीनेशन, स्टूडेंट्स के बीच में वैक्सीनेशन जितना ज़्यादा कर सकते उतना ज़्यादा करे। और सरकार ने अगर ये निर्णय लिया है तो वो एक अच्छी चीज़ है। विद्यार्थी जो पिछले 2 सालों से जिसकी पढ़ाई इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो रही है। तो जिला सांबा के ध्यानसर करथौली इलाके के लोगों के लिए हर साल बरसात का मौसम आफत साबित होता है। आलम यह है कि बैक टू विलेज प्रोग्राम में ग्रामीण हलकों के संपूर्ण विकास करवाने के दावे ये जो किए जा रहे हैं और करने के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन इस पर किस तरह से काम कर पाया है, ये आपको दिखाना बहुत जरूरी है। इलाके में बने हुए एक अदद पुल का निर्माण तो दूर, यहां पहले से ही बने पुल की मरम्मत भी नहीं करवा पाई है ये सरकार। और इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि इस पुल को पार करने के लिए वाहन चालकों को कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं और इसे पैदल पार करने वालों को किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है वो भी साफ आपके सामने, क्योंकि टीवी स्क्रीन पर आप देखिए किस तरह से हालात यहां पर बने हुए हैं। पर सिंह क्या कहना चाहते हो? आखिर ने देखो क्या होता है, इधर लाकड़ का पानी खड़ा है, बीचे लंघना मुश्किल हो गया है, कहीं गिर जाते हैं, गाड़ियों में गिर जाते हैं, ये सड़कें आता है। 4 साल हो गए देखते हुए ये बात, कोई गवर्नमेंट गौर करती है। परेशानी सर, मैं आपके माध्यम से ये जाहिर करना चाहता हूँ कि ये पुली है ध्यानसर करथौली की मेन पुली है। ये एक सेंटर पॉइंट है पुली का, पूरा बिश्नाह रोड से लेके अपना सरोवर नहर तक ये एक मेन पुली है जो हर एक गाड़ी, हर एक आदमी जहाँ से गुजरता है, मोटरसाइकिल, साइकिल, गाड़ी, छोटी हैं, बड़ी गाड़ियाँ, ट्रक तक की यहाँ से गुजरते हैं। और इस पुली की इतनी खस्ता हालत हो गई है कि इसको सरकार की नज़र में नहीं आ रहा है। हम बहुत बार इनको सरकार से गुहार, हर साल में यहाँ पानी इतना जमा होता है। अभी तो थोड़ा पानी कम हो गया, लेकिन सुबह के टाइम आप देखते हैं ना, पानी यहाँ पर घुटने से ऊपर पानी होता है। छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, अभी स्कूल भी बंद है, लेकिन जब स्कूल खुलते हैं तो उस समय बच्चों को आना जाना मुश्किल हो जाता है। तो हम आपके माध्यम से हम सरकार से यही गुहार करेंगे कि अपना ये इसका काम जल्द से जल्द किया जाए। में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।